हेलो नमस्कार सुप्रभात। मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज फिर हम बढ़ते हैं अपनी संविधान की श्रृंखला के अंदर और हम बात करेंगे आज दोबारा से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। जो हमने बात की थी कल भी नीति निर्देशक तत्वों की। नीति निर्देशक तत्व भाग नंबर 4 के अंदर आते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और 36 से 51 तक हमारे अनुच्छेद आते हैं। इसके बारे में हमने कुछ की कल बात कर ली थी और कुछ की हम बात करेंगे। अनुच्छेद नंबर 44 तक हम पढ़ चुके थे। जो आता है अनुच्छेद नंबर 44 में समान नागरिक संहिता, जिसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, दूसरा राज्य कौन बना, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताएं। मैंने आपको कल लिखवाया था। आइए अपनी क्लास को आज बिना देरी के चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं आज के पॉइंटों के बारे में। आइए प्यारे साथियों, एक बार सभी को जोड़ लें, एक बार सभी को वीडियो शेयर कर दें और जो बच्चा नया हो, जो भी स्टूडेंट नया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए प्यारे साथियों, देखते हैं आज के टॉपिक को देखने से पहले, जैसे कि मैं आपके लिए रहता हूं हर रोज 4 चांद के अंदर आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए एक मोटिवेशन शायरी को। तो आइए देखते हैं पहले मोटिवेशन शायरी। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़ना। साथियों, मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा से सवेरा होता है। समझे? सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। आप कभी ये मत सोचना कि मेरा एक पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या मेरी नौकरी नहीं लगेगी। प्यारे साथियों, आप कभी भी ये अपने मन में ये नेगेटिव पॉइंट को निकाल के चलें कि मेरा इसमें काम नहीं होगा। मानते हैं कि आपका एक के अंदर नहीं आया, मानते हैं कि एक नौकरी में आप कुछ नंबरों से रह गए, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका नंबर ही नहीं आएगा। प्यारे साथियों, ऐसा संभव नहीं है। आप कोशिश करते रहें, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि कोशिश करने वाले की कभी भी हार नहीं होती है। प्यारे साथियों, आप अपनी तैयारी को दिन ब दिन आगे जरूर बढ़ाते चलें, जिससे कि आपकी तैयारी जो है एक अच्छी दिशा की ओर प्रवेश करने लगे। रोज डेली तैयारी करने का मतलब यही होता है कि आप जो पॉइंट भी याद करते हैं वो आप भूलते नहीं हैं। लेकिन आप बीच में क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि पेपर के टाइम पढ़ूंगा, तो उससे क्या होता है, पेपर के टाइम आप सारी चीज़ों को रिवीजन नहीं कर पाते और कुछ चीज़ें रह जाती हैं। और होता यह है कि किसी कारणवश वही चीज़ें आपके एग्जाम में आ जाती हैं, तो बाद में आपको अफसोस रहता है कि मैं अगर कर लेता तो ठीक रहता। इस चीज़ का बाद में आपको अफसोस होता है। तो आइए प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। एक बार वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, और जो भी बच्चा चैनल पर नया हो, आइए वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि सभी को के पास नोटिफिकेशन हर रोज की पहुंचती रहे। आइए साथियों, आप अपना अगला अनुच्छेद लिख लें, जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 45। अनुच्छेद नंबर 45 के बारे में मैंने आपको कल जानकारी दे दी थी। और 45 में हमारा आता है जिसे कहते हैं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। आइए देखते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था भाग नंबर 4। हमारा टॉपिक चल रहा था भाग नंबर 4, जिसमें हम पढ़ लेते नीति निर्देशक तत्व। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि नीति निर्देशक तत्व कहां के संविधान से लिए गए हैं। मैंने आपको कल भी लिखवा दिया था, आज फिर लिखवाता हूं, क्योंकि मेरी क्लास का सिर्फ यही लक्ष्य है कि हर पॉइंट लगभग क्लास में भी याद हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं हर रोज लिखवाता भी हूं। आयरलैंड के संविधान से लिया गया था नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के अंदर। आइए हमारा अगला, इसके बाद हमारे पास अनुच्छेद नंबर 45 चलेगा इसी के अंदर। और ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है 36 से 51 तक। 36 से 51 तक अनुच्छेद आते हैं। इसके बारे में मैं आपको कल बता चुका था। अब बात करेंगे हम 45 अनुच्छेद की। अनुच्छेद नंबर 45 जिसके अंदर आता है जिसके अंदर आता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो इसके किसके अंदर आता है, तो ये आता है 45 के अंदर। जिसके तो आप नोट कर सकते हैं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए
लिए निशुल्क शिक्षा प्रावधान, निशुल्क शिक्षा का प्रावधान। यह आता हमारा अनुच्छेद नंबर 45 में। ये हमारा कैसा अधिकार है, तो ये एक नीति निर्देशक तत्व है और ये राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य है कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करे। लेकिन जब हुआ हमारे पास 86वां संविधान संशोधन और हमारे पास जुड़ा 21A, तो वो उसमें हमारा कैसा अधिकार दिया गया, ये तो मौलिक अधिकार की श्रेणी में भी इसे रखा गया, जिसके बारे में मैं पहले जानकारी दे चुका हूं। आइए इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं ST, ST और कमजोर वर्गों को शिक्षा एवं आर्थिक अधिकारों के लिए विकास एवं शोषण से बचाव। यानी इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं कि ST, SC और जो भी कमजोर वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा एवं आर्थिक विकास के लिए जो भी शोषण होते हैं उनसे बचाव के लिए कौन सा अनुच्छेद आता है, तो आता है अनुच्छेद हमारे पास 46। तो आप अनुच्छेद 46 लिख सकते हैं कि ST, SC यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व कमजोर वर्ग कमजोर वर्गों के लिए वर्गों के शोषण के विरुद्ध, ऐसे लिख लें, शोषण के बचाव के लिए राज्य प्रावधान करेगा, राज्य प्रावधान बनाएगा। यानी ST, SC या कमजोर वर्ग अगर शोषण होता है किसी भी चीज में, नौकरी हो या शिक्षा हो उससे संबंधित, या कोई भी आर्थिक परेशानी हो या कोई भी सामाजिक परेशानी हो, अगर उससे संबंधित कोई भी अगर चीज बनती है तो उससे बचाव के लिए जो राज्य है वो तरह तरह की नीतियां बनाएगा, तरह तरह के काम करेगा। वो राज्य का कैसा कर्तव्य है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, वह राज्य के लिए ये काम कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वह राज्य अच्छा नहीं माना जाएगा, और अगर वो ऐसे सभी काम करता है तो उस राज्य को एक बेहतर राज्य की श्रेणी में रखा जाएगा। आइए अपना अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद हमारे पास आता है 47। 47 हमारे पास क्या कहता है, तो 47 कहता है कि लोक व्यवस्था को कायम रखने के लिए राज्य चाहे तो पेय पदार्थ और नशीले पदार्थों यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। आइए नोट कर लेते हैं। अगला अनुच्छेद हमारे पास आता है 47। 47 हमारे पास आता है कि लोक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए जो पेय पदार्थ होते हैं और जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं उन पर राज्य चाहे तो प्रतिबंध लगा सकता है। आप इसे नोट कर सकते हैं कि लोक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए राज्य चाहे तो खाद्य पदार्थ, ऐसे लिखने, नशीले खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद नंबर 47 के अंदर यह बात की गई है। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं 48। 48 के अंदर बताया कि राज्य में जो भी पशु और जो कृषि होती है उससे संबंधित कोई भी जानकारी होगी या उनकी सुरक्षा के विषय में कोई जानकारी होगी तो वो कौन से अनुच्छेद के अंदर आएगी, तो अनुच्छेद नंबर 48 के अंदर। आइए इसे आप नोट कर लें, इतना आप इसे नोट कर सकते हैं। 48 लिखते हैं। इसके बाद
आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं बिना देरी के 48। अनुच्छेद 48 हमारा कहता है कृषि व पशुपालन की सुरक्षा। सुरक्षा का प्रावधान, यानी पशुपालन और कृषि से संबंधित जो भी सुरक्षा होगी, यानी कोई भी व्यक्ति अगर किसी पशु को मार देता है या किसी भी पशु को चोट पहुंचाता है या किसी कृषि संबंधित कोई भी कानून या कोई भी विधेयक ऐसा है जो किसानों के हित में नहीं है, तो उस पर राज्य चाहे तो अपनी प्रस्तुति दे सकता है कि ऐसा ये संभव नहीं है और ये लोगों के या जनता के हित में ये नहीं है। इस पर आप अपनी बात रखें और इसे चेंज करें, इसके बारे में वो बातचीत कर सकता है, लेकिन वो राज्य का ही कर्तव्य है, उसमें जनता अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसा राज्य चाहेगा होगा वैसे ही। अगर राज्य इसे ठीक तरह से निभाता है तो वह कैसा राज्य कहलाएगा? एक अच्छा राज्य। और अगर वह उसे सही तरह से नहीं निभाता तो कैसा राज्य कहलाएगा? एक बुरा राज्य कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं 48 का 1, जिसे कहते हैं वन्य जीवों की सुरक्षा। जैसे कोई भी वन के अंदर जो भी पशु हैं, जो भी जानवर होते हैं, उनके शिकारी लोग जो होते हैं वो मार देते हैं, तो उनकी सुरक्षा का प्रावधान किसे दिया गया? तो भारतीय सरकार को दिया गया है। राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने सभी जानवरों की सुरक्षा करे। ये कहाँ है? तो अनुच्छेद नंबर 48 के 1 के अंदर 48 के ए में दिया है। और ये कौन से संविधान संशोधन से आया? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ हमारे पास 1976 में। आइए इसे नोट कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 48 का ए, और जो जुड़ा हमारे पास कब? 42वें संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1976 से। और इसी से हमारे पास क्या जुड़ा? तो वन्य जीवों की सुरक्षा। वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान ये लिया गया हमारे पास अनुच्छेद नंबर 48 के ए के अंदर। इसके बाद हमारे पास प्यारे साथियों, मैं बिगड़ देरी के आपको सारी जानकारी बताता चल रहा हूं कि आपको टाइम भी कम लगे और आपको जानकारी भी ज्यादा प्राप्त हो। मैं बिगड़ बात के सारी चीज बताता चलता हूं। आपको अगर ये क्लास पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर दें, एक बार शेयर जरूर कर दें, कि जिससे कि मुझसे सारे जो भी स्टूडेंट है जो पढ़ने वाले हैं वो मुझसे जुड़ चुके हैं, जिससे कि मेरा भी एक कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ इतने बच्चे मेरी क्लास देखते हैं और मुझे पढ़ाने में एक आनंद होगा, आनंद की अनुभूति होगी, जिससे कि मैं समझ जाऊं कि हाँ इतने बच्चों को मेरी क्लास अच्छी लगती है और इतने बच्चे मेरी क्लास देखते हैं, जिससे कि मेरा एक कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा कि हाँ हमारी क्लास ठीक ठाक चल रही है। और जो भी व्यक्ति नया है हमारे चैनल पे वो एक बार इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि आपको अगली क्लासों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं अपने अगले अनुच्छेद को। और अगला अनुच्छेद हमारे पास आता है 49 हमारे पास कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा का प्रावधान किसे दिया गया? राज्य को। आइए इसे नोट कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 49, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा का प्रावधान किसे दिया गया? तो राज्य को। तो आइए नोट कर लेते हैं, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा का प्रावधान राज्य को है कि राज्य चाहे तो वह राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा कर सकता है। राष्ट्रीय स्मारक मतलब जैसे कि कोई रोड है या कोई भी स्मारक है, यानी कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, वहां की जो सुरक्षा करेगा वो किसके हाथ में होता है? तो राज्य के हाथ में।
राज्य चाहे तो किसी मंदिर मस्जिद या किसी गुरुद्वारे की सुरक्षा कर सकता है, लेकिन वो राज्य का ही कर्तव्य है कि वह कर सकता है यानी वो ना भी करे तो उसकी इच्छा होती है वो। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि राज्य का ये कैसा कर्तव्य है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो राज्य को एक बेहतर बनाता है। और ये राज्य अगर ऐसा नहीं करता है तो वो कैसा राज्य माना जाएगा, तो वो एक बेकार राज्य की श्रेणी में आ जाएगा। आइए अपना अगला अनुच्छेद आता है हमारे पास 50 में हमारे पास बात की है कि राज्य में कर्तव्यों के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग होना। आइए अगला अनुच्छेद हमारे पास आता है 50 अनुच्छेद 50 आता है। राज्यों के कर्तव्यों के लिए कार्यपालिका व न्यायपालिका का अलग होना। ये हमारे पास किसके अंदर दिया आएगा, तो 50 के अंदर। क्योंकि जो कार्यपालिका होती है उसका काम होता है कार्य को यानी किसी भी काम को करना यानी बनाना, और उस पर जो सहमति देता है वो कौन देता है, तो वो कौन देता है, न्यायालय। यानी न्याय का काम किसका होता है, न्यायालय का। किसी कानून बनाता कौन है, तो कानून बनाती है कार्यपालिका ही, और उस कानून को लागू कौन करता है, तो उस कानून को लागू करता है कौन, न्यायपालिका। न्यायपालिका ही अपने कोर्ट या किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में उसे पेश किया जाएगा, तो उसके बाद वह फाइनल डिसीजन लेती है और वो लागू कर दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है 41, और 41 में क्या कहा है, तो आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों से राज्य में सुरक्षा प्रदान करना। तो आइए इसके बाद में देख लेते हैं 41, और हमारा लास्ट अनुच्छेद है किसका, भाग नंबर 4 का। राज्य की सुरक्षा को कायम रखने के लिए आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों को क्या करना, बाह्य शांति को बनाए रखना। आइए देखते हैं 51, राज्य की सुरक्षा बनाए रखने के लिए, ऐसे लिखे, राज्य में शांति बनाए रखने के लिए प्रावधान। यानी कि कोई भी राज्य के अंदर कोई भी आक्रोश या कोई भी किसी प्रकार की अगर कोई बातचीत होती है या किसी प्रकार की आंतरिक अशांति का मतलब कोई भी झगड़ा होता है या कोई बाहरी आक्रमण, यानी कोई अन्य राज्य या अन्य कोई देश राज्य पर किसी भी राज्य पर अगर कोई आक्रमण कर देता है, तो उस राज्य की सुरक्षा का प्रावधान किसे दिया गया है, तो राज्य को। यानी कि किसी राज्य के अंदर अगर किसी दूसरे राज्य से या उसी राज्य के अंदर उसी किसी जिले से अगर कोई बात ऐसी बनती है जो राज्य के हित में नहीं है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे दी गई है, तो राज्य को। राज्य का ये कर्तव्य है कि वह अपनी सारी बात रखे और वह समझाए जिलों को कि आप ये ऐसा नहीं करें, ये गलत है। अगर वो ऐसा समझाकर और इस बात को फाइनल कर देता तो कैसा राज्य कहलाएगा, एक बेहतर राज्य। और अगर वो उसे अगर ऐसे ही रहने देता तो कैसा राज्य कहलाएगा, तो एक बेकार राज्य की श्रेणी में आ जाता है। आइए देखते हैं अपना, जैसे हमारा 41 हो चुका है, और 41 होने के बाद हमारे पास क्या हुआ, तो 36 से 51 तक के जो भी अनुच्छेद थे हमने उन्हें कंप्लीट कर लिया है। और इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया, तो प्यारे साथियों इसके अंदर मैंने आपको बताया क्या क्या, जो भी राज्य के कर्तव्य हैं उन सभी कर्तव्यों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो प्यारे साथियों आप इसे नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको नोट जरूर करते चलना है। और हमारी क्लास जो है वो आज की क्लास, आप चाहें तो मैं आपको अगला अनुच्छेद भी लिखवा सकता हूं कि छोटा सा है, आप इसे नोट कर लें एक बार।
एक बार आप चौथे को भी, आप चौथे के ए को नोट कर सकते हैं। हमारे पास 4 का ए क्या कहता है, भाग नंबर 4 का 1, मैं आपको जल्दी से लिखवा देता हूं। 4 का ए हमारे पास आया, और ये हमारे पास 4 का ए हमारे पास कौन से संविधान संशोधन से आया, तो ये आया हमारे पास 42वां संविधान, 42वां संविधान संशोधन हुआ हमारे पास 1976 में, जिससे हमारे पास जुड़े 10 मौलिक कर्तव्य। तो आप नोट कर सकते हैं कि मूल संविधान के अंदर ये था ही नहीं। आप इसे नोट कर लें पहले, मूल संविधान में ये नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, तो हुआ 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ये कब हुआ, 1976 के अंदर। और इसी से क्या हुआ, हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। कर्तव्य जोड़े गए। आप इसमें नोट कर सकते हैं, इसके अंदर भाग 4 के अंदर क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार कहां है, भाग 3 के अंदर मौलिक कर्तव्य। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े, और इन्हीं 10 मौलिक कर्तव्यों के बाद हमारे पास 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा, जिसे हम कहते हैं 86वां संविधान संशोधन सन 2002, जिसमें आया हमारे पास शिक्षा का अधिकार। आइए इसे देखते हैं। तो हमारे पास 86वां संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन, और यह हुआ हमारे पास सन 2002 के अंदर। और इससे क्या हुआ, इससे हमारे पास 2 चीजें जुड़ी। एक तो हमारे पास 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य, और जिसके अंदर हमारे पास क्या था, तो जिसके अंदर हमारे पास था शिक्षा का अधिकार, और जो कैसे कहां से कहां तक, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। इसके अंदर क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। और इसके बाद हमारे पास अगला हमारे पास जुड़ा, जिसे कहते हैं 21A। इसी के तहत हमारे पास जुड़ा 21A, और 21A में भी क्या प्रावधान दिए गए, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 21A में भी दिया गया। ये हमारा कैसा अधिकार बनाया, तो ये बनाया हमारे पास, जिसे कहते हैं हमारे पास मौलिक अधिकार। और ये हमारा कैसा कर्तव्य है, तो हमारा 11वां कर्तव्य भी बना इसी से ही। आप एक तरफ नोट कर सकते हैं कि हमारे पास 21A में भी क्या है, नोट डाल के आप नोट कर सकते हैं, एक ही जगह मैं आपको लिखवा देता हूं। 21A में क्या है, तो शिक्षा संबंधित है 21A भी, शिक्षा संबंधी है 21A। और हमारे पास आता 39A, इसे मैं लिखवाना भूल गया हूं, आप इस जगह नोट से कर सकते हैं। तो 39A में भी क्या है, शिक्षा संबंधित है ये भी। और हमारे पास आता है जिसे कहते हैं 40, जिसे कहते हैं हमारे पास शिक्षा संबंधित है हमारे पास, जिसे कहते हैं 45A, 45 यानी 45 में भी क्या है, शिक्षा संबंधित। और हमारे पास जो 11वां कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य, ये अगर आपसे इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है तो ये सब कैसे है, तो शिक्षा से संबंधित हैं। और आपसे पूछा जाए कि ये कौन से संविधान संशोधन से जुड़े, तो 86वां संविधान संशोधन से, 86वें से। कौन कौन से, तो 86वें से जुड़ा हमारे पास, 86वें से जुड़ा हमारे पास 11वां, और 86 से जुड़ा 21वां, इन दोनों को जोड़ा 86 से, और ये पहले से ही हमारे सारे संविधान के अंदर उपस्थित थे। आइए प्यारे साथियों, आज की हमारी क्लास यहीं रुकेगी। जैसे कि मैंने आपको बात की आज नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों की। मिलेंगे अब अपनी अगली क्लास में, और हम जानकारी प्राप्त करेंगे अगले अनुच्छेद की, जिसे कहते हैं 52 से 151 तक, जो हमारे पास आता है राष्ट्रपति के बारे में।
राष्ट्रपति यानी उसके अंदर क्या आएगा, तो केंद्र। केंद्र संबंधी जो बात हमारे पास आएगी वो आएगी अनुच्छेद नंबर 52 से लेके 151 तक, जो हम कहते हैं केंद्र के बारे में, जिसे कहते हैं भाग नंबर 5। हम बात करेंगे उसकी कल। प्यारे साथियों, आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि हमारी क्लास कैसी लगी। और आपको अगर इसमें क्लास में कुछ भी समझ में आया हो तो एक बार सभी को शेयर कर दें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि हाँ, इतने बच्चे मुझसे जुड़ चुके हैं। आइए एक बार शेयर कर दें इस क्लास को और चलते हैं। जैसे कि अंत में वही, खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। आइए प्यारे साथियों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।